आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन। ओके, ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन के बारे में उसने बात किया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के। ओके आयरन, और इसने कुछ वैल्यू दी है x इंटू 10 टू द पावर -1, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है कि x डॉट 10 टू द पावर -1। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये JEE 2021 का क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस उसने क्या किया था, आपको लैंग्वेज के साथ गेम खेलने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि JEE 2021 में जो क्वेश्चन आया था, ये इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसका ये पार्ट था। ओके, तो ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। ओके आ जाओ। ठीक है, इसने दिया है कुछ वैल्यू, तो सबसे पहले मुझे इन सब वैल्यू के बारे में ध्यान नहीं देना है। वैल्यू ऑफ x पूछा है, जो ये x है उसकी वैल्यू पूछा है। इसने किसके लिए पूछा है, आयरन के लिए पूछा है। ठीक है, तो अब जब आयरन के बारे में सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास है आयरन, तो कभी भी म्यू की वैल्यू निकालनी होती है। उसने बोला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तो पता ही है, म्यू इक्वल टू √n+2। ये तो कोई टफ टास्क है नहीं। बोर मैग्नेटॉन, एक बार तो यूनिट भी पूछी जा चुकी है आप लोगों से। ठीक है, तो बोर मैग्नेटॉन करके इसकी यूनिट होती है Mn+2। अब आयरन है, अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी जो वो पूछने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, मान लीजिए आयरन है, तो सबसे पहला टास्क आपका ये रहता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना तो लिखना आता ही होगा। लास्ट में जाएंगे तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो मिलेगा 3d6 and 4s2 करके। ठीक, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, d ऑर्बिटल आपको बनाना होता है। ओके, d में होते हैं कितने बेटा, 5, और उन 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उसमें फिलिंग आपको करनी होती है। ठीक है, और 6th वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर 4s2 की बात करें तो ये तो बेटा फुलफिल है, तो इसका तो कोई टेंशन है नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 and 4, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ओके, तो n की वैल्यू अगर 4 आ गई तब तो एकदम टास्क इजी हो गया। जब n की वैल्यू 4 आ गई है तो सर मेरे पास तो फॉर्मूला था n+2 करके, आया कि नहीं, n+2 करके, और इसी को सर मुझे सॉल्व कर देना है। इसका मतलब है सर n की वैल्यू 4 आ गई है, तो मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन में। म्यू इक्वल टू सर √n+2 होता है, जो आपने अभी बताया। n की वैल्यू मुझे 4 पता चल गई है, तो √4 और 4+2 यानी 6, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली क्या, 4 इंटू 6 इंटू 4 24। ठीक है, यानी ये वैल्यू 5 से कम आने वाली, रूट का निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 4.9। ठीक है, कितना आता है, 4.9। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब उस पर चलिए। उसने बोला उसको इस टर्म में लिखना है x इंटू 10 टू द पावर -1 के टर्म में, यानी अगर 4.9 को मैं लिखने की कोशिश करूँ 10 टू द पावर -1 के टर्म में, तो मैं इसको 49 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख दूँ क्या। देखना क्या इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई अंतर है, डिफरेंस है, नहीं, बस यही मेरा टास्क था। तो इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे इसको, तो यही तो है। ठीक है, पॉइंट पे 1 पॉइंट पे तो मैंने 10 टू द पावर -1 कर दिया है, इसको डिवाइडेड बाई 10 में लेके, और इसमें मैंने कर दिया, तो ये 49। अब इसका कंपेयर मुझको कराना है इससे, x इंटू 10 टू द पावर -1 से, जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बना के 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में मुझे क्या मिला है, 49 इंटू 10 टू द पावर -1। कितना ईजी था ये। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे क्या कर देना है, बस बेटा एक कंपेयर कर देना है। ओके, इधर आओ, कंपेयर करना। मुझे जो मिला हुआ है वह 49 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, और वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इंटू 10 टू द पावर -1, और कुछ ने क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x बेटा क्या हो जाएगी, 49। देन x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 49। ओके, ये आपका आंसर। ठीक है, वो तो मतलब उसको बनाने के लिए कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट में कितना क्वेश्चन बनाएगा, या फिर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन बना लेगा ये। तो इसने एक छोटा सा टास्क दिया था, बस 10 टू द पावर -1। अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है तो इतना तो कन्वर्जन आपको आता होगा। अगर इतना ही कन्वर्जन आता है तो आपके सामने ये
इजी सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, यानी आगे मैं आपको वो स्लाइड फिर से शो कर दे रहा हूँ जो आपको देखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ये भी दिया है ग्राउंड स्टेट, इसलिए मैंने आयरन का निकाला है, ठीक है। अगर वो +1 +2 देता तो बात और होती, इसने बस ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन दिया है, x × 10⁻⁻⁻1 एंड देन वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करनी है, x की वैल्यू सबसे पहले तो जान जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो आधा लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। अगर इस फॉर्मूले से तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये मिलेगा, ऐसे सॉल्यूशन करते आना है, फुल अप करके यहाँ करना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर देते हैं। द एलिमेंट हैविंग z = 33, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या दिया है उस पे गने, एक एलिमेंट है जिसका z = 33 है, 53 है, और ये एक एलिमेंट नहीं है, 3 है, ठीक है। मान लो ये z1 है, ये z2 है, और ये क्या है बेटा, z3 है। बोला है r रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली में आपको क्या बताना है कि कौन मेटल है बेटा, कौन नॉन मेटल है, और कौन मेटलॉइड है, ठीक है। इसमें बताना होता है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा 33 कौन है, 53 कौन है और 83 कौन है। फिर आपको देखना होता है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। तो ये इसको आप सेल्फ करिएगा। ये इंट्रो से क्वेश्चन था। इंट्रो मतलब समझते हो, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन जो होता है वहाँ से ये क्वेश्चन था। तो ये कोई टफ क्वेश्चन है नहीं जिसको मतलब क्लास में सॉल्व कराया जाए, ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये सारे जेई के क्वेश्चन है बेटा, सब के सब जेई के क्वेश्चन है जो इस स्लॉट में आए हुए हैं। स्लॉट क्या मतलब, इस z = 24 हैविंग कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेंज ऑफ, ठीक है, इन द रेंज ऑफ। ओके, तो z = 24 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो मुझको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब आ जाओ, z = अगर 24 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको देखना है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखोगे, देखो z = अगर 24 बेटा लिखा हुआ है, यानी तुम सबसे पहले तुमको ये पता रखना होगा यानी z ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्रोमियम के बारे में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का क्वेश्चन, डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के क्वेश्चन बड़े ही मतलब फेमस आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि जेड का इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक चलता है, जो आपका है, बहुत ईजी इसने क्वेश्चन दिया है। तो उसके बाद इसने बीच में क्या दे दिया है बेटा, क्रोमियम दे दिया है, ओके। इसने दिया है क्रोमियम एंड एमएन। क्रोमियम और एमएन दोनों पास पास होते हैं, दोनों का साथ ही बता दे रहा हूँ मैं। जो क्रोमियम होता है वो जाता है बेटा +2 से लेके +6 तक, ठीक है, +2 to +6, +2 to +6, यानी +2 +3 +4 +5 +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जबकि Mn +2 से लेके +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने दिखाता है, ओके। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, और हो सकता है प्रोबेबली क्या दे दे, Mn का दे दे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यानी ऐसा भी पूछ सकता है कि 4 एलिमेंट आपको दे देंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। तो 3D सीरीज में याद रखिएगा बेटा, 3D सीरीज में Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7। आपको कंपाउंड पता होगा KMnO4, ठीक है। कंपाउंड क्या है बेटा, KMnO4। यहाँ पे ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +7 दिखा देता है, ठीक है। अगर ऐसे जनरली पूछा जाता है कि कौन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में एक ऑस्मियम है, ठीक है, वो +8 तक शो कर देता है, ठीक है। लेकिन इसने बोला 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में कौन जाएगा बेटा, Mn। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सर, जो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये z = 24 हैविंग कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेंज ऑफ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेंज ऑफ, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा +2 to +6, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, अगर एनसीईआरटी में आप लोग जाएंगे, ठीक है बेटा,
इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बेटा जाओगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है आपका डी ब्लॉक, जब यूनिट आप लोग ओपन करोगे तो डी ब्लॉक में एक ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल बना हुआ है, ठीक है। उस टेबल में उसने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के बारे में आपको बताया है, ओके, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो उस टेबल को एक बार देखिएगा, बड़ा इजी होता है उस टेबल को याद करना, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्रोमियम और एमएन आएगा, वहाँ पर रेंज लिखा होगा। अच्छा, कुछ उसमें देखिएगा जब ऑब्जर्वेशन की बात है, ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा आप, तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। किसमें लिखे हुए हैं? बोल्ड। बोल्ड लेटर समझते हो ना, कंट्रोल बी, तो बोल्ड में लिखे होंगे, ठीक है। तो वो उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो उसका होता है, और बाकी रेंज तो कुछ भी दिखा सकता है ना, तो उस हिसाब से वो आपका आंसर था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी एक जेई का, ठीक है। आइए, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने प्रीवियस पे आप लोगों को कराया भी है, और ये क्वेश्चन एज इट इज जो मैंने आप लोगों को क्लास में टेबल बनवाया था, उसी टेबल का वो एक जो पार्ट था वही उठा के उसने वो क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको दे दिया है, ठीक है। बार बार मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है द कंपाउंड विथ, मतलब कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड का कोई भी बोल देगा कि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बारे में बताइए, तो कुछ भी दे सकता है। विथ 3 सिग्मा बॉन्ड, उसने सिग्मा बॉन्ड दिया है 3 और 2 लोन पेयर दिया है, तो बोला है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मुझको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। उसने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था। ये सब जेई वाले अभी के स्लॉट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ओके। आ जाओ, ठीक है। 3 उसने बोला है 3 लोन पेयर, पहले देख लेते हैं बेटा क्या पूछा उसने। 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, सॉरी, उसने बोला है कि 3 मेरे पास क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है और +2 लोन पेयर की कैटेगरी है। तो हमको ये पता है सर कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर हाइब्रिडाइजेशन मुझे जनरली निकालना होता है तो मैं क्या निकालता हूँ बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से। इजी है, कोई इसमें टफ टास्क है नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इसने 3 दिया है और ये 2, तो 3 + 2 का सम कितना हो गया 5। अगर 5 है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी यहाँ तक तो हमको क्लियर है कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने निकाल लिया है sp3d, ओके। अब अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया sp3d, तो अब मैं शेप के बारे में बात कर सकता हूँ, और ये कोई टफ टास्क नहीं है कि आपको शेप बताना ना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम शेप बताएंगे। ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने छाप लिया होगा, ठीक है। अभी देखो sp3d, अगर sp3d के बारे में मैं बात करूँ तो 2-3 बातें हैं जो बड़ी कॉमन है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। sp3d का जो अगर जनरल हाइब्रिडाइजेशन के अगर शेप के बारे में बात करते हैं तो एक TBB ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है, एक प्लेन होता है जिस पर ट्राइगोनल होता है, ठीक है, और एक इस पे पिरामिड बना होता है। पिरामिड मतलब एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, ओके। इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। ये होता है, ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसमें बात होती है कि लोन पेयर कहाँ आएगा और सिग्मा बॉन्ड कहाँ आएगा। तो लोन पेयर आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है वहाँ पे आता है। आपको ये भी पता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ आएगा, क्या आएगा। जनरल अगर आपको जानना हो, परसेंटेज ऑफ एस और वाई के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, तो बस आप एक जान जाइएगा कि लोन पेयर जो होता है sp3d के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं इसको कहीं और लगाएंगे। लोन पेयर का जो पोजीशन होता है बेटा वो होता है इक्वेटोरियल। इसका मतलब है कि लोन पेयर पहले कहाँ आएगा, फर्स्टली कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे, यानी वो जो ट्राइगोनल शेप है, जो रेड वाला मार्क है उस पे सबसे पहले आएगा, यानी लोन पेयर सबसे पहले आएगा। और बॉन्ड पेयर के बारे में बात किया जाएगा, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाता है। और अगर बॉन्ड के बारे में बात किया जाए, बॉन्ड पेयर नहीं बेटा, बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड जो होता है, सॉरी बॉन्ड पे कंफ्यूजन आ जाएगा, यहीं पे आप लोग लिख लीजिए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है हमको ये समझना है बेटा। तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है या ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, मतलब पेयर ऑफ बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं, पेयर ऑफ बॉन्ड हो, ठीक।
और दूसरा इसका जो रेंज होता है बेटा वो होता है कि अगर मेरे पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एक्सियल पोजीशन पे पहले जाएगा। किस पे जाएगा? सबसे पहले एक्सियल पोजीशन। कौन से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? TBP के बारे में। ठीक है, पीछे का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई है। जस्ट मुझे लगा कि आप लोग कहीं यहीं से नहीं दिख रहे हो, तो इसके लिए sp3d के बस आप लोग याद रखिए कि लोन पेयर कहाँ आने वाला है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो कहाँ आने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन में इसने क्या दिया है? क्वेश्चन में बेटा दिया है कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। sp3d हाइब्रिड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कहाँ आएंगे? सबसे पहले बेटा इक्वेटोरियल पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ आते हैं बेटा? एक्सियल पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अब आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अब मैं एक बीच पोजीशन पे खड़ा हो जाता हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल एटम होगा। कौन एटम होगा बेटा? सेंट्रल एटम होगा। और लोन पेयर का अगर बारे में बात करना बेटा, तो लोन पेयर एक इधर आ रहा होगा और एक लोन पेयर इस वाले पोजीशन पे आ रहा होगा। ठीक है, अब 3 सिग्मा बॉन्ड बेटा बनाने हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया जो इधर दिख रहा है, और 2 सिग्मा बॉन्ड बेटा एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा बेंट होगा क्योंकि लोन पेयर की वजह से बेंट होगा अकॉर्डिंग टू VSPR, तो लेकिन ये छोटा सा रेंज पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हो गया। अब इसके शेप के बारे में बात करेंगे। तो देखो, कभी भी शेप देखना होता है तो ऐसा सोचो कि लोन पेयर है ही नहीं, ऐसा सोचो कि लोन पेयर है नहीं। शेप को देखना हो तो बेटा सिर्फ बॉन्ड के पास चले जाओ कि बॉन्ड कैसा दिख रहा है। तो अगर तुम लोन पेयर नहीं देखोगे तो बॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा कि ये कैसा दिखेगा, बॉन्ड कैसा दिखेगा बेटा? एक ऐसा दिखेगा ऊपर वाला है यहाँ पे नीचे, और एक ये यहाँ पे लोन पेयर था बेटा। ठीक है, यहीं पे था लोन पेयर, उसको हटा दो। ये अब इसको तुमको क्या करना है? यहाँ पे सेंट्रल एटम बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 3D में देखो। अगर 3D में देखोगे तो बेटा तो इसको तो ऐसे भी तुम बना सकते थे। यहाँ पे सेंट्रल एटम, तो ABCD पढ़े ही हो, तो ABCD का ये कौन सा शेप होता है बेटा? T शेप होता है। बस उसका क्वेश्चन यही था कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता दीजिए। ये कैसा शेप आएगा बेटा? T शेप। ओके, ये 3D में रिवॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका शेप क्या आएगा बेटा? 3D में T शेप। देखो यही था, ये मेन तो ये है इसका। ठीक, अब लोन पेयर का पोजीशन यहाँ आने वाला है, ये और ये बचा, तो ये और ये बचा। शेप देखते वक्त इसको ढक लीजिए और ये देखिए, और इसी को बस आप लोगों को क्या कर देना था? रोटेट कर देना था, और जैसे ही रोटेट करते तो आपको क्या? T शेप मिल जाता। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा देखो, कुछ भी आप लोग लाइफ में पढ़ना या नहीं पढ़ना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में बेटा sp3d का थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना कॉम्बिनेशन, कि लोन पेयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जब कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तो उसका शेप कैसे चेंज होता है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से मैं बता दे रहा हूँ। एक तो I3- बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और SF4 भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन JEE 2021 में आए हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि सर JEE 2021 में बोल रहे हैं, तो आप तो ये भी बोल रहे, ये एक लैंग्वेज में अरे 6 स्लॉट में पेपर हुआ था ना बेटा, बहुत सारे स्लॉट होते हैं, तो आप धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि बेस्ट वे क्या हो सकता है सर रिवीजन का, ये नहीं आ रहा, ये नहीं, कुछ नहीं करना है रिवीजन में। रिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा नहीं कि 20 साल पहले का क्वेश्चन है, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी देखो 6 स्लॉट के पेपर हुए, वो करो। जनवरी शिफ्ट में हुए थे 6 स्लॉट, वो करो। 12 पेपर आपको यहीं पे मिल गए हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन में थोड़े से स्मार्ट बनो। ओके, इसको क्लीन करो। देखो अभी इसमें कितने 12 स्लॉट के पेपर हो चुके हैं, और लास्ट ईयर के ले लो 12 स्लॉट। लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में, इस बार तो 4 शिफ्ट में होने वाला है, तो ये 2 और 2, तो ये आ गए बेटा कितने पेपर आ गए हैं बेटा आपके 24 नॉर्मल 24। और आप क्या कर लो कि पिछले बार के 2 स्लॉट के ले लो। ठीक है, 2 बार पेपर हुआ था तो 2 और ले लो उसका। ठीक है, तो मतलब इस बार 6 6 6 6 6 6 यानी 12। अभी ये मान लो ऐसे कर लो कि अगर आप 36 नहीं सिर्फ 30 स्लॉट के पेपर उठाओ, सिर्फ 30 स्लॉट के पेपर उठाओगे तो आपको पता है कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे 30 स्लॉट में। अगर आपके पास अगर 25 का भी रेंज हो तो,
और पहले तो और ज़्यादा क्वेश्चन आते थे 20। अगर मान लो 30 इंटू 30 करोगे तो 900 क्वेश्चन जो हैं बेटा सिर्फ तुमको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, ठीक है 900। और इस 900 क्वेश्चन में से हर एक पार्ट के आपके 300 अगर इजी कैलकुलेशन है ये 300 आईओसी, ओसी और पीसी, इसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 900, ठीक है। तो 300। अब तुम बताओ कि क्या इन 300 क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट एनटीए छोड़ा होगा? नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये जेई मेंस के लिए बता रहा हूँ। अगर एडवांस का करना है तो एडवांस का इसके ऊपर उठा, पूरा कॉन्सेप्ट खुल के रख जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका रेंज। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं 10 साल का प्रीवियस, ना 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 ना, आप इतना कर लोगे ये बहुत है। ये अगर कर लिए, यही करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है कि इतने इतने पर आप एक ही पेपर देखो ना, पूरे रेंज पूरे सिलेबस उठा के दे देता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है, बस इतने क्वेश्चन करेंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओके, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी जेई एग्जाम से जो हो रहे हैं या फिर कोई डीम्ड में ले रहा है तो वहाँ भी अगर एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो कर लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थोड़े से स्मार्ट बनो, ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में ना रहो। ओके, कम में भी काम चल जाता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया, ये आप घर पे कर लेना यार, ये सब कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये आपको किए जा सकते हैं, ठीक। अभी आ जाओ, हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी आया था जेई 2021 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप का। बहुत इजी क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम तो सबसे इजी मुझे लगता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। ABCD करके ये 4 पार्ट हैं और चारों को करना है। आपको आइसोमर के बारे में ये पूछने की कोशिश कर रहा है, मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आ जाओ, एक एक का धागा खोलते हैं। ये है CO, ये अगर दोनों कोऑर्डिनेटेड है, ये है कोऑर्डिनेटेड और दोनों कोऑर्डिनेटेड स्फीयर है, कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेटेड स्फीयर, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है बेटा? इसमें तुमको जल दिख रहा है, तो जल है तो जीवन मिल गया आप लोगों को, जल हो गया तो आपको आराम से निकाल दो। ये देखो, ये MA3B3 टाइप का है, ये भी आपको मिल गया है। और इसने स्पेसिफाई किया है सिस, ठीक है। और आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर के लिए जाना है। तो अब मुझे सब सारी बातें छोड़ दो, आंसर देखने का तरीका देखो। अगर किसी में वाटर मॉलिक्यूल आता है बेटा, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर है, ठीक है, तो मुझे वो हाइड्रेटेड आइसोमर में लेके जाता है या सॉल्वेटेड, ठीक है। आप उसको दोनों बोल सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ के लिए। इसका मतलब हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड के केस में मैं बात करूँ बेटा, तो आपको आंसर मिलने वाला है जो H2O का, तो A ये इधर ये चला जाएगा। इसमें आप लोग को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखो, दोनों कोऑर्डिनेटेड स्फीयर हैं तो ये कोऑर्डिनेटेड आइसोमर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है और ये है, एक ऑप्टिकल देखना है और इसको देखना है, तो इसने स्पेसिफाई किया है सिस फॉर्म, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को बना के देख लो, सिस CO EN Cl2 है, ठीक है। ये देखो CO है और EN का ट्वाइस Cl2, हमारा कंपाउंड क्या था बेटा? अब वो भी सिस फॉर्म में बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 मैंने बना दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। आपको ये पता है कि EN किस पे आता है? 90 डिग्री पे आता है। और Cl के बारे में अगर बात किया जाएगा बेटा, तो एक Cl इस पे आ जाएगा और एक Cl इस पे, तभी तो वो सिस होगा। अगर आपको सिस बनाना है तभी तो होगा। ये देखो, ये है मेरे पास 6 पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे Cl और ये Cl ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो कौन से पोजीशन पे आ जाएंगे? सिस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे EN को चिपका देना है दोनों साइड में। तो EN को चिपकाने के लिए मैं क्या करूंगा कि देख लेना है कि EN किस पे आएगा बेटा? 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो एक EN को मैं यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, आ जाओ EN वाले भैया, आ गए। एक EN यहाँ पे चले आए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लीन कर दे रहा हूँ कि ज़्यादा डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इस वाले EN में हमको क्या करना है कि EN को मुझको बैठा देना है। तो EN को बैठाइए, एक EN यहाँ पे चला आएगा बेटा और एक EN यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा टास्क ईजी हो गया, ये, ठीक है। अब बात आएगी कि सर इसको किधर रखेंगे, किधर नहीं रखेंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसका मिरर इमेज बनाइए।
मिरर इमेज जैसे बनाओगे तो आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और ये मिरर इमेज सुपर इम्पोसिबल भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस आता है, जनरली जो सिस फॉर्म होता है बेटा, अगर सिस फॉर्म कहीं लिखा हो तो जनरली वो ऑप्टिकल एक्टिव में काउंट होता है, ठीक है। तो अगर ये किस में चला जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ये चला जाएगा ऑप्टिकल में, ठीक है। तो बचा कौन है, में ये जीआई टाइप के क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, ऐसा नहीं है कि आप पहले को ही पहले मिलाना शुरू कर दो, नहीं, आपको इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आ रहा है समझ में पहले उसको करो कि कम से कम एक ऑप्शन तो जाएगा। और कभी कभी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें एक ही मतलब सही वाला देता है, बाकी अट्रेंडम इतना अट्रेंडम देता है कि बस एक को मैच कराओ तो आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्लासिकल क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैच द कॉलम आप लोगों के इजी क्वेश्चन माने हैं, ओके।